हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कलरीमेट्री। देखिए, कलरीमेट्री एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक कलर्ड सॉल्यूशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। जैसे ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक कलर्ड सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, एक कलर्ड सॉल्यूशन है। अब इस कलर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए किसी कलर्ड कंपाउंड का यूज़ किया गया होगा। ठीक, तो उस कंपाउंड का कुछ मात्रा लिया गया होगा और एक कलर्ड सॉल्यूशन बनाया गया। अब ये कलर्ड कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट हो गया या बहुत कुछ जो केमिकल्स होते हैं, तो उससे हमने क्या किया, एक कलर्ड सॉल्यूशन बनाया। अब क्या किया जाता है कि लाइट रेज पास की जाती है यहाँ से। अब ये जो लाइट रेज होती हैं वो कलर्ड सॉल्यूशन से पास करेंगी, तो कुछ लाइट रेज यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है, इस कलर्ड सॉल्यूशन में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ लाइट रेज यहाँ से निकल जाती हैं। तो हम कलरीमेट्री में कितनी लाइट अब्जॉर्ब हुई, कितनी लाइट ट्रांसमिट हो गई, मतलब यहाँ से निकल गई, इसके बेसिस पे जो कलर्ड कंपाउंड का जो सॉल्यूट है ना, उसकी कंसंट्रेशन को पता करते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो जिस हम जो डालते हैं जो कंपाउंड, उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो कलरीमेट्री में हम क्या करते हैं, एक कलर्ड सॉल्यूशन की, फिर से सुन लीजिएगा, कलरीमेट्री एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक कलर्ड सॉल्यूशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मान लीजिए हमने CuSO4 लिया है, ठीक, कलर्ड कंपाउंड के तौर पे। तो इस CuSO4 का कितना कंसंट्रेशन है, कितनी मात्रा है इस सॉल्यूशन में, इस बात को पता करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसको हम कलरीमेट्री कहते हैं। और इसको पता करने के लिए, मतलब कि इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इसको पता करने के लिए क्या किया जाता है, लाइट रेज पास की जाती हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट और पैरेलल लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब कोई एक वेवलेंथ की ही लाइट, जैसे हमने रेड लाइट ले लिया या फिर ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट, ठीक, वाइट लाइट नहीं, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल लाइट इस सॉल्यूशन से पास किया जाता है। अब सॉल्यूशन से जब लाइट रेज पास करेंगी तो कुछ तो लाइट रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ लाइट रेज यहाँ से निकल जाती हैं, बाकी की लाइट रेज यहाँ से निकल जाती हैं। तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कितनी लाइट ट्रांसमिट हो गई, यहाँ से निकल गई, इसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि ये जो कलर्ड सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तो ये एक टेक्निक है। ओके, अब क्या होता है, कलरीमेट्री में ये जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम पता लगा रहे हैं, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, एक मशीन है, जिसका नाम होता है कलरीमीटर। ओके, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई ना कि क्या करते हैं कलरीमेट्री में। कलरीमेट्री में हम एक कलर्ड सॉल्यूशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि कलरीमेट्री क्या है, वो फील्ड है जहाँ पे हम एक कलर्ड कंपाउंड की कंसंट्रेशन को पता करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, कि ये अगर सॉल्यूशन है, ये कलर्ड कंपाउंड का एक सॉल्यूशन है, कलर्ड सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। और जो डिवाइस यूज़ की जाती है ये पता करने के लिए, उसका नाम होता है कलरीमीटर। ये होता है कलरीमीटर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलरीमीटर का एक इमेज है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी हमने बात की कि ये हमारी एक कलर्ड सॉल्यूशन होती है, 2-3 टर्म्स है, उसको आपको जानना है। ये हमारी एक कलर्ड सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब में हमने अपना ये कलर्ड सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब कलर्ड सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक, ध्यान रखिएगा कि कलरीमेट्री में हम मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल लाइट का ही यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ कोई एक वेवलेंथ की लाइट हमने ली है, कोई एक लाइट ही लिया है, रेड लाइट ली है या फिर ब्लू लाइट, कोई एक, ठीक है। और पैरेलल, तो जब क्या किया जाता है, जो लाइट पास की जाती है, एक सोर्स लगा होगा यहाँ पे लाइट पास करने के लिए, तो सोर्स से जो लाइट पास की जाती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक, इंसिडेंट लाइट। उसके बाद जब इंसिडेंट लाइट कलर्ड सॉल्यूशन पर पड़ती है, उसे पास करती है, तो कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जो लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं हम उनको कहते हैं एब्जॉर्बेंस या फिर उसका दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कहा हमने कि
ये हमारे पास जो कलर्ड सॉल्यूशन होता है, जो लाइट पास की जाती है, सोर्स से जो लाइट आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। जो लाइट सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो लाइट रेज, उसको हम एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। और जो बाकी की लाइट जो पास कर जाती है हम उसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। ओके, तो ये 3 टर्म्स हैं। तो कलरीमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है इसका जो सॉल्यूट है उसका कितना कंसंट्रेशन है ये पता करते हैं। तो इस पता करने के लिए हम इस एब्जॉर्बिंग्स का और इस ट्रांसमिटेड लाइट का यूज़ करते हैं कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, कितनी लाइट रेज ट्रांसमिट हो गई हैं, इसी के बेसिस पे पता किया जाता है। ओके, ये वेवलेंथ के लिए बताया गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करते हैं। तो जैसे रेड के लिए, जैसे हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम ही हम यूज़ करते हैं कलरीमेट्री में, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर है तो 380 से 780 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट आ जाएगी इसमें। तो वायलेट के लिए जैसे 380 से 420, इंडिगो के लिए 420 से 450 और रेड के लिए 620 से 780 नैनोमीटर तक की लाइट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक वेवलेंथ की लाइट को ही उठाते हैं और उसी के माध्यम से एक कलर्ड कंपाउंड, एक कलर्ड सॉल्यूशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। ठीक, जैसे हम कोई कलर्ड सॉल्यूशन है तो हमें ऑरेंज लाइट उठाएंगे और इस वेवलेंथ की लाइट है जो ऑरेंज, उसको उठाएंगे और पता कर लेंगे। ओके, अब आइए एक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये जो कलरीमेट्री है या फिर कलरीमीटर, कलरीमेट्री क्या है, टेक्निक है पूरी, और कलरीमीटर क्या है, डिवाइस, ठीक, जो मीज़र करेगी, जो पता करेगी कि कितना कंसंट्रेशन है, वो क्या है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कलरीमेट्री का प्रिंसिपल लिखने को आता है या फिर कलरीमीटर का, तो दोनों सेम चीज़ होंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये कलरीमेट्री है, सिर्फ कलर, तो लाइट का यहाँ पे जो भी कलर सॉल्यूशन वाला चीज़ है आप कलर से याद रखेंगे। एक चीज़ होती है कैलोरीमीटर, सिर्फ ए का फ़र्क है, यहाँ पे कैलोरी आ जाएगी, तो वहाँ पे ना हम हीट ट्रांसफ़र को मेज़र करते हैं। ओके, हीट ट्रांसफ़र को मेज़र करते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, यानी कि कैलोरीमेट्री में कलरी वाला सब लिख के आगे नहीं। तो कलरीमेट्री में हम क्या करते हैं, कलर सॉल्यूशन के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। तो ये जो है ना कि हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता कर रहे हैं, वो उस 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। 2 साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल दिया अपना, बियर्स ने और लैम्बर्ट्स ने, जिसको हम बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल है कलरीमेट्री की, वो इन दोनों लोगों के लॉ पर बेस्ड है। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बियर्स लॉ के बारे में। तो देखिए बियर्स लॉ क्या कहता है कि जब एक किसी कलर्ड सॉल्यूशन से मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल लाइट पास की जाएंगी, कैलोरीमेट्री में तो मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल रेज ही पास की जाएंगी। ओके, तो बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जब एक कलर्ड सॉल्यूशन से पैरेलल रेज और मोनोक्रोमेटिक रेज, मतलब मोनोक्रोमेटिक रेज पैरेलल रेज पास की जाती हैं, तो जो एब्जॉर्बेंस होता है या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी, ये क्या होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है कलर सॉल्यूशन में, ये तो एब्जॉर्बेंस या जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। ये तो स्टेटमेंट है, फिर से हम स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पे पहले देखिए हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक, और टेस्ट ट्यूब लिया है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये थोड़ा हल्का है, लाइट कलर पे है, ये उससे थोड़ा डार्क है, और ये सबसे डार्क है, कुछ और दूसरा कलर लेते, ठीक, ये थोड़ा लाइट है, उससे डार्क ये है, उससे डार्क ये है। तो हमने क्या किया है ना, क्या यार, हमने क्या किया है कि हमने जो कलर्ड कंपाउंड लिया है कलर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो कलर्ड कंपाउंड का कंसंट्रेशन लिया है वो 20% लिया है, ठीक, यहाँ पे 20% कंसंट्रेशन लिया है, यहाँ पे हमने 40% कंसंट्रेशन लिया है, और यहाँ पे 60% या फिर 80% ले लीजिए, ज़्यादा डार्क है ना तो ज़्यादा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 3 टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब 1, 2 और 3। तीनों में टेस्ट ट्यूब में फ़र्क क्या है, टेस्ट ट्यूब का साइज़, शेप, लेंथ वगैरह सब सेम है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो कलर्ड कंपाउंड यूज़ किया है कलर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते गए। एक टेस्ट ट्यूब में हमने 20% कंसंट्रेशन रखा है, तो वो थोड़ा कम कंसंट्रेटेड हल्का कलर वाला सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद 40% उससे ज़्यादा हमने कलर्ड कंपाउंड का अमाउंट यूज़ किया है, कंसंट्रेशन यूज़ किया है, तो वो थोड़ा और डार्क कलर का सॉल्यूशन बनेगा। और जिसमें हमने 80% यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ किया है, वो और भी ज़्यादा डार्क बनेगा। ये तो चीज़ समझ में आ रही होगी ना, ठीक, ओके। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल लाइट रेज पास करेंगे। एग्जाम्पल को मतलब समझने के लिए हमने 5 लाइट रेज ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लाइट रेज ली हैं। अब 5 लाइट रेज थोड़ी जाती होंगी, बट हम समझने के लिए ले रहे हैं क्योंकि हमें समझना है।
तो पहले टेस्ट ट्यूब में आप देखिए कि जिसमें 20% की कंसंट्रेशन है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो हल्का है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का सॉल्यूशन नहीं है, वो उसका कंसंट्रेशन कम है ना, तो वहाँ पे क्या है, बहुत लाइट कलर का सॉल्यूशन बना हुआ है। जब हम उससे मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल लाइट रेज पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक लाइट रेज एब्जॉर्ब हो गई, 5 में से एक लाइट रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है और बाकी ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक। तो ये एब्जॉर्बेंस होता है, ये ट्रांसमिटेड लाइट रेज होता है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइट रे एब्जॉर्ब हो गई। टेस्ट ट्यूब सेकेंड में क्या है कि यहाँ पे हमने उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ किया है कलर्ड कंपाउंड का, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है थोड़ा और डार्क बना है, ठीक, थोड़ा और कंसंट्रेटेड बना है। तो यहाँ पे जब मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट रेज पास की गई तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए थोड़ा और लाइट रे एब्जॉर्ब हो गया है, यहाँ पे 2 लाइट रेज एब्जॉर्ब हो गई और 3 ट्रांसमिट हो गई हैं। ओके, तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है कि हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कलर्ड कंपाउंड का कंसंट्रेशन यूज़ किया है और वो जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड बना है, बहुत डार्क कलर का सॉल्यूशन बना है। तो वहाँ पे जब मोनोक्रोमेटिक और पैरेलल लाइट रेज पास की गई हैं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ट्रांसमिट हुई हैं, 3 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलर्ड कंपाउंड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है टेस्ट ट्यूब में, एब्जॉर्बेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जितना लाइट सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो रही है उसकी मात्रा भी बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, हल्का कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे कम लाइट रे एब्जॉर्ब हुई है, सिर्फ एक लाइट रे ही एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वहाँ पे थोड़ा और कंसंट्रेशन था तो यहाँ पे थोड़ी और लाइट रे एब्जॉर्ब हुई है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डार्क या कंसंट्रेटेड बना है, तो यहाँ पे लाइट रे और ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है या फिर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, आपने जितना कम कंसंट्रेशन रखा है लाइट रे उतनी कम एब्जॉर्ब हुई है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो एब्जॉर्बेंस होती है जो या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। ओके, तो यही चीज़ है हमारी क्या, बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या कहती है कि when a parallel beam of monochromatic light is passed through a solution, जब एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक कलर्ड सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो जो एब्जॉर्बेंस होता है या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी, ये क्या है जो सॉल्यूशन में लाइट रे एब्जॉर्ब हो रही है वो, तो जो एब्जॉर्बेंस होता है या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट के, उस कलर्ड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उससे। जैसे कि कंसंट्रेशन आप जितना बढ़ाते जाएंगे लाइट रेज उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी सॉल्यूशन में, और कंसंट्रेशन आप जितना कम रखेंगे सॉल्यूशन की लाइट रेज उतनी कम एब्जॉर्ब होंगी। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ तो पता चल जाती है। तो इस चीज़ को हम ऐसे फॉर्मूला मतलब लिख सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है या फिर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से, या फिर हम इसको कांस्टेंट को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रख देंगे A=KC। ए की जगह आप ऑप्टिकल डेंसिटी भी लिख सकते हैं। तो ये बियर्स लॉ होता है। बियर्स लॉ मतलब सिंपल है एकदम कि जब भी एक कलर्ड सॉल्यूशन से मोनोक्रोमेटिक लाइट पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास किया जाएगा तो जो एब्जॉर्बेंस होगा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, मतलब कि जो लाइट रेज एब्जॉर्ब हुई हैं सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। ओके, तो कुछ कुछ आ रहा है, हमें क्या पता करना है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ही पता करनी है ना। तो बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस से, जितनी लाइट रेज एब्जॉर्ब होंगी कंसंट्रेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो बियर्स लॉ होगा। अब एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना लॉ दिया है लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है ना कि जो एब्जॉर्बेंस है या फिर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, मतलब जितनी लाइट रेज सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ ऑफ लाइट की। पाथ लेंथ मतलब मान लीजिए हमने टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है तो हम यहाँ से लाइट पास करेंगे तो ये इसकी दूरी, ठीक है, यही इसकी दूरी है ना, इसको तय करनी है, तो इसको हम पाथ लेंथ कहते हैं।
तो लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस होता है, जब भी एक मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक कलर सॉल्यूशन से पास किया जाएगा तो जो एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, जो एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर जितनी लाइट रेज सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ ऑफ लाइट की। ऐसे समझिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप कुछ चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इस टेस्ट ट्यूब को और मोटा करते गए, मतलब बढ़ाते गए। यहाँ पे इतना छोटू सा है, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा और यहाँ पे और बड़ा। तो इससे हमें क्या करना है ना कि हम टेस्ट ट्यूब की डायमीटर को बढ़ाते जा रहे हैं, डायमीटर को बढ़ाते जा रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए हमने ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला टेस्ट ट्यूब लिया है, ये 4 सेंटीमीटर वाला और ये 6 सेंटीमीटर वाला। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक, हमने लिया है। इससे क्या मतलब है कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो पाथ लेंथ इतनी है, सॉल्यूशन में पाथ लेंथ इतनी है। फिर ये 4 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है और ये इतनी है, इतनी दूरी इसको तय करनी है, सॉल्यूशन में इतनी दूरी लाइट रेज को तय करनी है। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस है, मतलब जो लाइट रेज हैं एब्जॉर्ब होंगी सॉल्यूशन में, वो क्या होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ की। मतलब पाथ लेंथ जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, लाइट रेज उतनी कम एब्जॉर्ब होंगी। पाथ लेंथ जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, लाइट रेज उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी। जैसे इस एग्जाम्पल में ही आप देखिए कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और टेस्ट ट्यूब में हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है। हम यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कर रहे हैं। जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का पाथ लेंथ है, तो यहाँ पे एक लाइट रे एब्जॉर्ब हुई है, 4 ट्रांसमिट हो गई है। इसका पाथ लेंथ थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 लाइट रेज एब्जॉर्ब हुई हैं और 3 ट्रांसमिट हो गया है। यहाँ पे पाथ लेंथ और ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ज़्यादा लाइट रेज पास हुई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एब्जॉर्बेंस है, मतलब कितनी लाइट रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं सॉल्यूशन में, या फिर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ ऑफ लाइट के। पाथ लेंथ जितनी छोटी होगी एब्जॉर्बेंस उतना कम होगा, पाथ लेंथ जितनी बड़ी होगी एब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा होगा। तो ये होता है लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ क्या हो गया, आप समझ में आएगा शायद, आप मतलब सुनेंगे तो, कि द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ऑफ लाइट विच इज़ द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। तो जो एब्जॉर्बेंस होता है वो पाथ लेंथ, लाइट की जो पाथ लेंथ है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और पाथ लेंथ कहने का मतलब थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। अब जितना ज़्यादा होगा पाथ लेंथ बड़ा होगा, टेस्ट ट्यूब का डायमीटर जितना बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन भी तो होगा। तो ये 2 लॉज हैं, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ, जो क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे कलरीमेट्री क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए हम इन दोनों प्रिंसिपल को, लॉज को अगर हम मिला दें तो एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सेम फॉर्मूला है। वो क्या है, बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। वहीं लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस होता है, जितनी लाइट रे सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, पाथ लेंथ की। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा ना बीएस लॉ के अकॉर्डिंग, अरे यार, बीएस लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, कंसंट्रेशन से। और लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पाथ लेंथ जो, अरे यार, एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के। तो अगर हम इन दोनों को मिला दे, कंबाइन कर दे, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा इक्वेशन। तो प्रोपोर्शनलिटी इन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के, और यहाँ पे सी एल आ जाएगा। ओके, तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से और पाथ लेंथ के। अब देखिए हमें क्या पता करना है, कलरीमेट्री में हमें क्या पता करना है, कंसंट्रेशन पता करनी है सॉल्यूट की। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये तो हमारा कांस्टेंट है, एल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखिए हम तो समझने के लिए अलग अलग डायमीटर की वो यूज़ कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं यार, टेस्ट ट्यूब, कि हाँ पाथ लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ऐसे तो अगर मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेके थोड़े करेंगे, एक कांस्टेंट पाथ वाला, एक कांस्टेंट डायमीटर वाला टेस्ट ट्यूब होगा तो हम इसको कांस्टेंट कर देंगे पाथ लेंथ को। तो जब ए पहले से कांस्टेंट है, एल भी हो गया, तो ए जो होता है वो क्या हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। मतलब जितना एब्जॉर्बेंस होगा उतना क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का। और हमें क्या पता करना है, हमें यही पता करना है, ठीक। मतलब जितनी लाइट रेज एब्जॉर्ब होंगी उतना ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा। तो इससे तो हमें ये पता चल गया। लेकिन अब क्या है दिक्कत कि हम अपनी आंखों से देख के ऐसे बता नहीं सकते कि अच्छा 10 लाइट रेज एब्जॉर्ब हो गई हैं मतलब इसका कंसंट्रेशन इतना है, ठीक।
तो इसको पता करने के लिए अब हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं कलरीमीटर। ठीक, कलरीमीटर। अब उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो के होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और इसको एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और हर सबस्टांस के लिए, अलग अलग सबस्टांस के लिए और एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे और वेवलेंथ पे ये फिक्स्ड होता है। ठीक, मतलब अलग अलग कंपाउंड के लिए ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो अलग अलग होता है। ओके, तो ये हुई प्रिंसिपल की बात। अच्छा, अब एक और बात है कि ये जो प्रिंसिपल है आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि आप कलरीमीटर, कलरीमेट्री का प्रिंसिपल बताइए, या फिर ऐसे भी आ सकता है शॉर्ट नोट में कि बियर्स लॉ क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, ऐसे एक्सप्लेन करिए, तो आप लिख लीजिएगा। ओके, अब आइए कलरीमीटर पे। ये चीज़ आई ना कि कलरीमीटर का अब हमारा यूज़ कहाँ आया है। यूज़ हमारा यहाँ पे आया है कि एब्जॉर्बेंस क्या है, वो इक्वल है किसके, कंसंट्रेशन के। मतलब जितना लाइट रेज एब्जॉर्ब होंगी उतना हमारा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का। ठीक, तो अब इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम होता है कलरीमीटर। कलरीमीटर क्या है? कलरीमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ सैंपल। कलरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो क्या मेज़र करती है, या तो एब्जॉर्बेंस मेज़र करेगी या फिर ट्रांसमिटेंस मेज़र करेगी किसी भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट की। स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला लाइट तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट होगी। तो जैसे देखिए, एक बार फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और ये हमारी क्या है, कलर्ड सॉल्यूशन, अरे कलर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये क्या होती है, यहाँ से लाइट रेज आती हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट लाइट कहते हैं। जो एब्जॉर्ब हो जाती है उसको एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, और जो निकल जाती है, मतलब रेस्ट जो बाहर चली जाती है, उसको हम ट्रांसमिटेंस लाइट कहते हैं। तो कलरीमीटर ये एब्जॉर्बेंस और ये ट्रांसमिटेंस को मेज़र करता है कि कितनी लाइट रेज एब्जॉर्ब हुई हैं, कितनी ट्रांसमिट हो गई हैं। ओके, तो ये हमारा कलरीमीटर होता है। अब ये जो कलरीमीटर है उसको इन्वेंट किया था लुइस जे डिबॉक ने 1870 में। कलरीमीटर को यूज़ किया जाता है कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हो गई है और कितनी एब्जॉर्ब हो गई है जब भी वो एक सैंपल से, एक लिक्विड सॉल्यूशन से पास करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कलरीमीटर का यूज़ किया जाता है कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए। तो ये तो इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और एक रेफरेंस सॉल्यूशन होता है, तो हम दोनों को कंपेयर करके दोनों को कंपेयर करके कलरीमीटर क्या करता है, बता देता है कि कितनी कंसंट्रेशन है। अब आइए इस पे देखते हैं हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंपोनेंट की बात करते हैं कि कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, ऊपर हमने इमेज देखी थी कलरीमीटर की, वो जो उसका मशीन है उसकी। यहाँ पे हमें क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे देखिए कलरीमीटर है ये। तो इस कलरीमीटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच 0 कंट्रोल है। यहाँ से हम कलरीमीटर को ऑन या ऑफ़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100% ट्रांसमिटेंस कंट्रोल लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये क्या होता है ना कि जो कलरीमीटर की रीडिंग है उसको ज़ीरो करने के लिए है। मतलब कि उसमें पहले से ही ट्रांसमिटेंस कुछ शो हो रहा है रीडिंग पे, या फिर एब्जॉर्बेंस शो हो रहा है, हम फिर से किसी सैंपल की कंसंट्रेशन को मेज़र करना चाहते हैं, तो उसमें पहले से ही कुछ शो हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो उसका भी जोड़ लेगा उसमें। तो हमें 100% मतलब उनको ख़त्म करना होता है, एकदम ज़ीरो पे करना होता है कि हाँ वो ज़ीरो पे हो तो फिर से हम शुरुआत कर सकें। ओके, तो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सैंपल होल्डर है। ठीक, ये सैंपल होल्डर है। यहाँ पे वेवलेंथ हम यहाँ से देख सकते हैं, और ये जो 0.00 है ये एब्जॉर्बेंस का रीड आउट है कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ पे ये मोड इंडिकेटर है कि आप कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप एब्जॉर्बेंस पता करना चाह रहे हैं या फिर ट्रांसमिटेंस। और यहाँ पे मोड सेलेक्टर बटन होता है। ठीक, कि आप क्या पता करना चाहते हैं, क्योंकि कलरीमीटर तो दोनों पता कर सकता है ना कि कितनी लाइट रेज एब्जॉर्ब हुई हैं और ट्रांसमिट हुई हैं। तो आप मोड सेलेक्ट करेंगे, आपको एब्जॉर्बेंस पता करना होगा तो, और अगर ट्रांसमिटेंस पता करना होगा तो। इसके बाद डिक्रीज़ इंक्रीज़ बटन होता है, बढ़ाना अगर आप चाहते हैं उसको क्या कहते हैं, ये वेवलेंथ को उसके लिए घटाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे रहता है, और ये वेवलेंथ को कंट्रोल करने के लिए बटन रहता है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा ना तो ये वाला आ सकता है। ये तो समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कलरीमीटर में क्या है कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और हम इसको नॉर्मली हम बना भी सकते हैं। तो कलरीमीटर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए एक लाइट सोर्स होता है, ठीक, हैलोजन लैंप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। लाइट सोर्स, लाइट को एक सोर्स तो होना चाहिए ना लाइट के लिए, लाइट सोर्स होता है। अब उस लाइट सोर्स से मान लीजिए वाइट लाइट है तो वाइट लाइट में तो सभी लाइट आ जाएंगी, तो हमें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। तो उसके लिए एक स्लिट लगा हुआ होता है ताकि जो इधर उधर हर जगह लाइट जा रही है तो वो एक डायरेक्शन में जा सके, ठीक है, एक सामने जा सके। उसके बाद लेंस लगा हुआ होता है, ठीक, कि वो क्या कर सके, सॉल्यूशन पे फोकस कर सके, लाइट को इकट्ठा करके सॉल्यूशन पे फोकस कर सके। तो लेंस से लाइट गुजरती है और वो फिल्टर पे पड़ती है। फिल्टर में क्या होता है कि देखिए हमारी वाइट लाइट से क्या आ रही है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है, ब्लू ग्रीन वाइट सब कुछ आ रही है, मतलब रेड वगैरह सब आ रही है। हमें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही चाहिए, तो उसके लिए फ़िल्टर लगा हुआ होता है, फालतू की जो लाइट्स होती है उसको हटा देता है। हमें जो लाइट चाहिए, वेवलेंथ की लाइट चाहिए, सिर्फ उसको हम लेते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ जाती है, हमें जो लाइट चाहिए वहीं आ जाती है। अब उसको क्यूवेट, इसमें हमने अपना कलर सॉल्यूशन रखा हुआ होता है, जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमें पता करना होता है, उसको क्यूवेट में रखा गया होता है। अब क्यूवेट से क्या होता है, लाइट पहुँचता है फोटोसेल के पास, तो यहाँ पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखिए ये चीज़ लाइट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फोटोसेल का काम होता है ना, उसको इलेक्ट्रिकल मतलब रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है, फिर आउटपुट गैल्वेनोमीटर पे हमें शो होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो क्यूवेट होता है वो स्पेशल तरह का टेस्ट ट्यूब होता है। नॉर्मल हमारे जो टेस्ट ट्यूब होते हैं उनमें हम ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, पहले से ही उसमें कुछ पार्टिकल्स मौजूद हो। तो क्यूवेट स्पेशल तरह का होता है, ठीक, अलग अलग शेप्स का होता है। ये आप गूगल पे इमेज देख सकते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसकी, तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। वो सेम डायग्राम है, देखिए, आइए डिस्कस करते हैं ना, फिर वर्किंग भी देख लेंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कलरीमीटर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स होता है, तो जो लाइट सोर्स होता है उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम कवर करना चाहिए, ठीक। 380 से 780 नैनोमीटर की जो रेंज है वो लाइट वो प्रोड्यूस करता है, जो लाइट सोर्स होता है। तो और टंगस्टन लैंप्स का यूज़ किया जाता है, मैंने हैलोजन लैंप बोला क्या, ओके। कॉमनली जो है वो टंगस्टन लैंप्स का यूज़ किया जाता है लाइट सोर्स के तौर पे, ठीक। तो लाइट सोर्स के तौर पे हम क्या करते हैं, एक पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाइट है उसको देने के लिए एक लाइट सोर्स का यूज़ किया जाता है, और कॉमनली टंगस्टन लैंप्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक स्लिट होता है। स्लिट का काम होता है कि जो भी अनवांटेड लाइट है वो, मतलब इधर उधर जो लाइट जा रही है उसको नहीं, बस एक डायरेक्शन में लाइट जाए, उसके वो काम करता है, वहाँ पे फोकस करने का काम करता है। उसके बाद कंडेंसिंग लाइट का काम होता है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, पहले तो इधर उधर जा रही थी ना, हर डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमने स्लिट लगा के हमने क्या कर दिया, लाइट को ऐसे कर दिया, ठीक है, सामने पैरेलल कर लिया। तो जो पैरेलल लाइट आ रही है वो कंडेंसिंग लेंस से गुजरती है और क्या करती है, फोकस होती है सॉल्यूशन पे, तो ये करता है। उससे पहले हमारे पास एक मोनोक्रोमेटर लगा हुआ होता है, या फिर जो हमने फ़िल्टर देखा ना वही है फ़िल्टर, मतलब फ़िल्टर पूरा एक हम रेंज के लिए यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटर होता है एक लाइट को पास करने के लिए, एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास करने के लिए। तो ये क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को फ़िल्टर करता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट से। पॉलीक्रोमेटिक में हर वेवलेंथ की लाइट है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक में हम क्या करते हैं, एक वेवलेंथ की लाइट को चूज़ करते हैं। तो ये अनवांटेड जो भी लाइट वेवलेंथ है उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसे परमिट करता है पास होने के लिए, ठीक। तो मोनोक्रोमेटर के तौर पे मतलब हमें सिर्फ एक स्पेशल वेवलेंथ की ही लाइट चाहिए है, तो उसके लिए कई सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, प्रिज्म, ग्रेटिंग, ग्लास, कई सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना को यूज़ करता है, जो क्या करती है, उसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है, तो हमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट हमें मिल जाती है। उसके बाद हम ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये सेलेक्टिवली ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट मतलब क्या, यहाँ से इधर जाने वाला जो लाइट है करता है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ को ही वो पास करता है। ग्रेटिंग्स यूज़ की जाती हैं, ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, और ये लाइट को ना अलग अलग वेवलेंथ में क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। उसके बाद जो हमें लाइट चाहिए होती है हम उसको फोकस कर सकते हैं सॉल्यूशन पे। उसके बाद क्यूवेट होता है, सैंपल सेल। क्यूवेट में हमने अपना कलर्ड सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या करती है, फ़िल्टर मतलब जो मोनोक्रोमेटर है वो उससे पास करती है और कलर सैंपल सॉल्यूशन पे पड़ती है, और ये क्यूवेट में रखा हुआ होता है।
और ये जो क्यूबेट होता है उसका साइज रेंज स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, और इसका डायमीटर फिक्स्ड होता है 1 सेंटीमीटर का। ठीक, मैंने कहा ना कि हम एक फिक्स डायमीटर की ही यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो 1 सेंटीमीटर की इसकी क्यूबेट की फिक्स डायमीटर होती है। अब ये क्यूबेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, जैसे ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक क्यूबेट अलग अलग हैं। ठीक, उसके बाद फोटो सेल होता है या फिर फोटो डिटेक्टर। तो ये होते हैं फोटो सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, लाइट एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो फोटो सेल ने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा तो उसको ये क्या करता है, मीज़र करता है गैल्वेनोमीटर, और ये शो करता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है और ट्रांसमिशन कितने % हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें शो करती है। तो फिर एक बार यहाँ पे देखिए, जैसे इसी में देख लीजिए कि लाइट सोर्स होता है, ये टंगस्टन लैंप कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। लाइट सोर्स में तो इधर उधर हर जगह से लाइट जा रही है, तो स्लिट लगा हुआ होता है इधर जाने के लिए, की डायरेक्शन में जाने के लिए। उसके बाद लेंस लगा हुआ होता है, लेंस से पास करेगी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से गुजरेगी, और फिल्टर मोनोक्रोमेटर लगा हुआ होता है किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही देने के लिए। अब इस फिल्टर से क्यूबेट में जो हमारा कलर सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट पड़ती है। उसके बाद फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और आउटपुट हमें मिलता है गैल्वेनोमीटर पे। ठीक, ये होता है। तो यही वर्किंग यहाँ पे लिखी गई है कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि लाइट सोर्स और वेवलेंथ का सिलेक्शन किया जाता है। तो कलरीमीटर में क्या होता है कि एक लाइट सोर्स एक बीम ऑफ लाइट को जनरेट करता है। अब ये जो लाइट होती है वो फिल्टर से पास करती है, ठीक, मोनोक्रोमेटर से पास करती है, और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट ही पास करती है मोनोक्रोमेटर से। अब ये जो हमने वेवलेंथ चूज़ किया, मतलब एक स्पेसिफिक लाइट को चूज़ किया है, ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, क्योंकि अलग अलग जो कलर सॉल्यूशंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। ये नहीं कि कोई भी कलर का सॉल्यूशन है, मतलब कलर सॉल्यूशन है, वो तो किसी भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अलग अलग कलर सॉल्यूशन के लिए अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, तो हमें जो होता है हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो वो एब्जॉर्ब करेगी। ओके, उसके बाद होता है सैम्पल मेजरमेंट। तो जो फिल्टर्ड लाइट बीम है, मतलब हमने अब अपना वेवलेंथ चूज़ कर लिया है, स्पेसिफिक लाइट को चूज़ कर लिया है, वो क्यूबेट की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है जिसमें हमारा सॉल्यूशन रखा गया है, जिसकी कंसंट्रेशन हम जानना चाहते हैं। अभी जो क्यूबेट होता है वो क्या होता है, स्मॉल कंटेनर होता है, और इसकी पाथ लेंथ स्पेसिफिक होती है। पाथ लेंथ मतलब क्या, जो लाइट कवर कर रही है डिस्टेंस वो। उसके बाद लाइट एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे ही लाइट बीम जो है वो कलर सॉल्यूशन से पास करती है, ट्रैवल करती है, तो कुछ लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है कलर सॉल्यूशन में। और उसके बाद यही जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, कंसंट्रेशन से, पाथ लेंथ से रिलेटेड होती है। ये हमने प्रिंसिपल में देखा। तो पाथ लेंथ तो हमारा कांस्टेंट होता है, 1 मीटर का डायमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर बोलिए, 1 सेंटीमीटर हमारा जो डायमीटर होता है क्यूबेट का, तो पाथ लेंथ कांस्टेंट होता है। तो जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड होती है। अब उसके बाद होता है डिटेक्शन और मेजरमेंट। तो जैसे ही सॉल्यूशन से लाइट पास करती है तो जो रिमेनिंग लाइट होती है वो डिटेक्टर के द्वारा मेज़र कर ली जाती है। अब ये जो डिटेक्टर है वो फोटो डायोड हो सकता है या फिर कोई फोटो सेल हो सकता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंसंट्रेशन कैलकुलेशन किया जाता है। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ को यूज़ करके जो कैलोरीमीटर होता है वो कलर्ड कंपाउंड की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है, ठीक है। और किस बेसिस पे कि इनिशियल लाइट इंटेंसिटी कितनी थी, लाइट ट्रांसमिट कितनी हुई है और लाइट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें मेज़र करती है। और मेज़र करने के बाद एब्जॉर्बेंस या फिर ट्रांसमिटेज परसेंटेज ट्रांसमिटेड के फॉर्म में हमें शो होता है। तो ये पूरा स्टेप है, वर्किंग है इसकी। अब आइए एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कैलोरीमीटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है, कौन सा कलर लूँ, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में टू इवेल्युएट द कैलिबर ऑफ प्रिंटिंग इंक और पेपर। जो प्रिंटिंग इंक होता है, जो पेपर होता है, तो उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कैलोरीमेट्री टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये फूड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। अलग अलग फूड, कलर्ड फूड भी होते हैं ना, तो उनको भी मेज़र करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो कैलोरीमीटर है ये लेबोरेटरीज़ में, हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। जो अलग अलग बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है सैंपल की, उसको पता करने के लिए, ब्लड, यूरिन, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा, सेरम, तो इनकी जो कॉम्पोजिशन और बायोकेमिकल जो चीज़ें उसमें मौजूद हैं,
इसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए भी हम कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल और प्लांट इंडस्ट्रीज़ में भी कैलोरीमेट्री का यूज़ होता है। उसके बाद जो डायमंड डीलर्स होते हैं वो अलग अलग जो स्टोन्स होते हैं ना, जो अलग अलग जो कीमती पत्थर जो होते हैं, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो असली है कि नकली है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए भी कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैलोरीमीटर का यूज़ कॉस्मेटोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। यूवी प्रोटेक्शन लेवल ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं तो वो कितना लेवल तक यूवी प्रोटेक्शन करते हैं, इस बात को मेज़र करने के लिए भी कैलोरीमीटर का यूज़ होता है। उसके बाद वाटर प्योरिटी को इवेल्युएट करने के लिए भी यूज़ होता है। और जैसे कि कोई केमिकल का प्रेजेंस है, साइनाइड, आयरन, फ्लोराइड, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, इन सारी चीज़ों का प्रेजेंस है कि नहीं, इस बात को मेज़र करने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि इनका यूज़ किया जाता है कलर कंट्रास्ट में, मतलब कलर कंट्रास्ट को इवेल्युएट करने के लिए। जो मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स होती हैं, उनकी जो ब्राइटनेस होती है, कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन होती है मॉनिटर, उसकी ब्राइटनेस को मेज़र करने के लिए कि वो सही कंट्रास्ट दे रही हैं कि नहीं। और जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया, कंट्रास्ट बढ़िया रहता है, हमने माइक्रोस्कोप में देखा है, तो क्वालिटी भी उसकी उतनी बढ़िया होती है। उसके बाद जो है जो कैलोरीमीटर है उसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, इंफीरियर गुड्स और जो मेडिकेशंस होती हैं उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। ब्लड सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा हीमोग्लोबिन की अमाउंट को, कंसंट्रेशन को पता करने के लिए। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं। देखिए इतने सारे एप्लीकेशंस लिखने में जो ये लिखी हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको सब याद ही करना है। मैंने लिखा हुआ पॉइंट्स तो आपको जो इजी लगे, जो समझ में आ जाए, याद रहे, तो वो लिख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है तो सब आप भी भर दें, आपको जो इजी लगे, जो याद रहे वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलोरीमीटर के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखिए जो कैलोरीमीटर होता है वो बहुत ही क्विक और अफोर्डेबल होता है। हमें क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ पे जो क्वालिटी को इवैल्यूएट करना है, उसका परीक्षण करना है, तो उसको हम करने के लिए, मेज़र करने के लिए जो कैलोरीमीटर है वो बहुत ही अफोर्डेबल है और ईजी तरीका है। उसके बाद जो कैलोरीमीटर होता है वो क्या करता है, वो एक आसान तरीका बना देता है किसी भी क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। कोई कलर्ड केमिकल है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, यही तो हमें काम है कैलोरीमेट्री का, तो उसको पता करने का ये एक आसान तरीका है। उसके बाद रिज़ल्ट जो होते हैं वो भी बहुत जल्दी सेकंड्स में मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सारे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि क्या क्या इसकी कमियां हैं। तो देखिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा बहुत लेबोरियस, मतलब क्या कहते हैं लेबोरियस को, बहुत हार्ड वर्किंग वाला है, बहुत मेहनत का काम है। ठीक, ऊपर से सब सावधानी भी हमें बरतनी पड़ेगी कि हाँ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही चाहिए, तो थोड़ा काम लेबोरियस होता है ये। उसके बाद जो कैलोरीमीटर है वो अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम नहीं करता है, ये हमने देखा। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसी में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ विजिबल रेंज ऑफ जो लाइट है 380 से 780 नैनोमीटर की जो लाइट है, सिर्फ उसी को मेज़र कर सकता है ये। ठीक, तो ये एक इसकी कमी है, सिर्फ ये विजिबल रेंज की ही लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो स्पेक्ट्रम रेंज है वो क्या होना चाहिए, मतलब जो लाइट वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक रेंज की लाइट को सेट करना है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे नहीं। जैसे हमारे पास रेड के लिए 620 से 780 नैनोमीटर अगर लाइट है, हम वेवलेंथ यूज़ करें, तो हमें एक रेंज सेट करनी है कि हाँ 620 से लेके 780। कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं कि हाँ 700 हम 10 रखते हैं, 720 वेवलेंथ रखते हैं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक रेंज ऑफ लाइट रखनी होती है। तो अगर थोड़ा भी इधर हुआ तो रिज़ल्ट गड़बड़ा सकता है। उसके बाद जो मेज़रमेंट होते हैं वो माइट बी चैलेंजिंग ऑन सरफेसेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट। तो अगर आप कुछ ऐसा सरफेस यूज़ कर रहे हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर गड़बड़ रिज़ल्ट आ सकता है। तो हमें ऐसा सरफेस नहीं यूज़ करना है जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो, नहीं तो और लाइट ऐड हो जाएगी तो वो उसको भी मेज़र करेगा, रीडिंग बिल्कुल गलत आ जाएगी। तो ये सारे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसको एडवांटेज से ज़्यादा हम उसको प्रिकॉशन में हम कह सकते हैं कि लिख सकते हैं, बट एडवांटेज बोल रही हूँ, डिसएडवांटेज। अब देखिए प्रिकॉशन कि एक कैलोरीमीटर को यूज़ करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इट इज़ बेस्ट टू कीप द इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टेबल वाइल मेजरिंग। जब भी हम कैलोरीमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वो क्या हो, स्टेबल हो। स्टेबल कहने का क्या मतलब है कि आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में काम मत करिए कैलोरीमीटर का
जहाँ पे बाहर से नेचुरल लाइट है, सनलाइट पड़ रही है या कोई और तरह की लाइट पड़ रही है, नहीं, जो आप लाइट रे यूज़ कर रहे हैं, सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वही लाइट रे होनी चाहिए, कोई और लाइट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है, अवॉइड अलाउइंग लिक्विड, पाउडर्स और सॉलिड फॉरेन पार्टिकल्स टू इंटर द मेजरिंग कैलिबर और विद इन द डिवाइस। तो जो हमारी कलरीमीटर डिवाइस है, तो उसमें किसी तरह का कोई लिक्विड पार्टिकल, पाउडर या फिर सॉलिड पार्टिकल ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। उसके बाद अवॉइड मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द इंस्ट्रूमेंट एंड कोलाइडिंग विथ इट। तो ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो जाके उसके साथ कोलाइड ना कर सके, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट और अराउंड वाटर मिस्ट। तो कलरीमीटर का जब भी हम यूज़ करें तो उसको नमी वाले इलाके में कहने का मतलब कि नमी वाले एरिया में आपको नहीं यूज़ करना है, जहाँ पे आसपास पानी है वहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारा कलरीमीटर है, उसको कोई डैमेज ना हो तो उसको ड्राई और कूल एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या है कि जो क्यूवेट हम यूज़ करें, क्यूवेट जो यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अपना कलर सॉल्यूशन रखा हुआ होता है, तो वो क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो क्यूवेट को फिल करने का तरीका है, तो वो क्या होता है कि फिल द क्यूवेट टू द टॉप ऑफ द ट्रायंगुलर मार्क और 2/3 फुल। तो जो ट्रायंगुलर मार्क लगा हुआ होता है, या तो वहाँ तक हम भरना चाहिए हमें, या फिर 2/3 उसको पूरा भर देना चाहिए। और कोई ब्लैंक सॉल्यूशन है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम क्यूवेट का यूज़ करेंगे। और अगर कोई कलर्ड सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम दूसरे क्यूवेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर हीट टू डिसिपेट एंड वायर्स एंड सॉकेट टू बी इजीली एक्सेसिबल, वी नीड एम्पल स्पेस एटलीस्ट 3 इंचेस सराउंडिंग द यूनिट। तो जो हीट कह सकते हैं कि अगर प्रोड्यूस हो रही है, या फिर जो भी वायर्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो उन सारी चीज़ों में थोड़ा हमें डिस्टेंस रखना होता है। मतलब यहाँ पे वायर है, यहाँ पे क्यूवेट वगैरह सब रखा हुआ है, तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, इनफ स्पेस होना चाहिए, और कम से कम 3 इंच का स्पेस होना चाहिए सबके बीच में। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कलरीमीटर का टॉपिक, ख़त्म हो गया, ओके, थैंक यू।